तरह की तमाम कहानी की 56 इंची सीना है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो महामानव है, ये तो सीधे अवतारी पुरुष है। इस पर कोई सवाल 2014 के पहले कोई नेता ऐसी बात करता तो उस पर रात दिन चुटकुले तो बनते ही, व्यंग तो होता ही। मुझे मतलब लोग मजाक उड़ाते। इस सरकार को उखाड़ फेंके बिना अब इस देश में पत्रकारिता नहीं हो सकती। ये बहुत आपको हो सकता है बहुत पत्रकार इस बात को सुन के उन्हें बुरा लगे, लेकिन पत्रकारों आप पत्रकारिता की लड़ाई हार चुके हो। अब सवाल है हो क्या? आप इसलिए हार चुके हो कि इस देश में लोकतंत्र की लड़ाई कमजोर पड़ गई है। पत्रकारिता आप तभी कर सकते हैं जब लोकतंत्र होगा। मीडिया 151वें नंबर पे है, आप कैसे विश्वगुरु बन सकते हैं? अगर लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात कहने का हक ही नहीं है, सच्चाई दिखाने का हक ही नहीं है, तो आप कहां से लोकतंत्र में आगे बढ़ सकते हैं? इसलिए मीडिया का नाश करना, उसकी हत्या करना उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और पत्रकारिता उसी को कहते हैं जिसे बताने छापने पर कोई रोकना चाहे। बाकी सब पीआर, बाकी सब। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। ये दुष्यंत कुमार ने बहुत पहले लिखा था और हम लोग इसका मतलब शायद अब जाकर समझे। देखिए, जो कुछ हो रहा है, आप तो कानून बनाते हैं, संसद में बैठते हैं, और अक्सर हमारे दिमागों में ये बात भर दी गई है कि जो गैर कानूनी चीज है वो गलत है। पर हम एक ऐसे दौर में हैं जब कानून ही गलत है, क्योंकि संविधान सिर्फ लेटर नहीं होता है, स्पिरिट भी होती है। यानी उसमें आत्मा, क्या लोकतंत्र की आत्मा है या नहीं है? सरकार ने एक कानून बना दिया और वो कानून जिसमें आईटी एक्ट अभी संशोधन होकर लागू हो गया है, जिसमें ये कह दिया गया है कि जितने भी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक्स हो, मेटा यानी फेसबुक हो या आपका यूट्यूब हो, अगर सरकार कहती है कि इस कंटेंट को हटाओ, इस पेज को डाउन करो, इस यूट्यूब चैनल को खत्म करो, तो ये कंपनियां बाध्य हैं। ये कंपनियां कभी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खड़ी हुई थी। हालांकि ये धंधा है और व्यापारी है वो लोग, ऐसा नहीं है कि वो लोकतंत्र के पहरुए हैं, लेकिन चूंकि अभिव्यक्ति की आजादी या अभिव्यक्ति भी अपने आप में कारोबार है, कौन बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करता है उसके लिए अच्छा मंच हो तो वो एक बिजनेस भी है। तो ये लोग ये सोचकर इसमें आए थे। लेकिन आज जो स्थिति है, एक तो जो लोग थोड़ा लड़ रहे थे, जैसे जब ट्विटर था तो उसके जो पुराने मालिकान थे उन्होंने कुछ कोशिश की, लेकिन उसे एलन मस्क ने खरीद लिया और फिर ट्रंप के पक्ष में पूरा इस्तेमाल किया। तो वहां पर एक अलग गंदगी चल रही है। दिक्कत क्या है कि भारत में हम लोग जो कभी तमाम मुख्य धारा मीडिया में काम करते थे, मैं अपना उदाहरण संक्षिप्त में ये आपको बताना चाहता हूं। मैं 2014 तक टीवी में लंबे समय तक रहा। 2015 में मैं वहां से निकाला गया। मैं IBN 7 का एसोसिएट एडिटर था, बर्खास्त किया गया, ये मुझे मेडल मिला। तो क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी की कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया था और ये स्पष्ट हो गया था कि जो लोग भी पुराने तरह की पत्रकारिता करना चाहते हैं, यानी 2014 के पहले की पत्रकारिता करना चाहते हैं, 2014 के पहले आपकी पत्रकारिता अगर आपको याद हो तो आप 24 घंटे इस सरकार के खिलाफ, आप लोग तो, हम सारे लोग रामलीला मैदान में खड़े थे और भ्रष्टाचार के जो भी मुद्दे थे वो आज गलत सही साबित हो रहे हैं, अलग बात है। लेकिन अगर CAG ने कोई रिपोर्ट दी थी तो हमारा ये अधिकार था कि हम उसको लगातार दिखाते थे, और अगर सड़क पर जनता उतरी थी तो हमारा फर्ज था कि उसको बताएं। आज स्थिति है कि CAG की रिपोर्ट या CAG जैसी कोई संस्था इस देश में है, हम क्या इस बात को जानते भी हैं? कोई रिपोर्ट नहीं आनी है, कोई सवाल नहीं उठता है। हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं जब हमने देखा, संजय भाई से मेरी पहली मुलाकात हुई, मैं स्टार न्यूज में था, मुझे पता चला कि एक नौजवान नेता है सुल्तानपुर में जो विश्व हिंदू परिषद के त्रिशूल वितरण के खिलाफ गीता का वितरण कर रहा है लोगों के बीच में। तब ये आम आदमी पार्टी बनी भी नहीं थी, ये 2005 के आसपास की बात है भाई साहब, आपको याद ही होगा। मैं बनारस में था, OB वैन तब ट्रक टाइप होती थी, मैं भागा भागा वहां गया क्योंकि मुझे लगा ये गंभीर बात है। सुल्तानपुर यानी अवध क्षेत्र में जहां बहुत जबरदस्त सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश हो रही है, वो कौन नौजवान है जो इस तरह की बात कर रहा है, जो हिंदुओं को उनके धर्म का मर्म याद दिला रहा है। धृत क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षण। इसमें कहीं क्रोध और उन्माद, नफरत, इस सब की कोई गुंजाइश नहीं। तो कौन है वो व्यक्ति? और मैं वहां से भाग के गया और मैंने स्टोरी की कि वो है संजय सिंह।
तो ये थी पत्रकारिता, जहां भी जनता की बात हो रही हो, जनता के मोहम्मद शफी, हाँ, मोहम्मद शफी गीता बांट रहे थे। सोचिए ये गंभीर, मतलब किस दौर से हम लोग आए हैं कि हमें, मैं अखबार में भी था, अमर उजाला में, तो हमें बाईलाइन ही तब मिलती थी जब किसी सरकार की बड़े घोटाले को हम सामने लाए या किसी अफसर की चोरी को हम पकड़े, उसी दिन हमें बाईलाइन मिलती थी। बाईलाइन मिलने का एकमात्र कसौटी यही थी कि आप इस सरकार को कितना असहज करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पत्रकारिता उसी को कहते हैं जिसे बताने छापने पर कोई रोकना चाहे, बाकी सब पीआर, बाकी सब प्रचार है। पत्रकारिता वही है जिसे बताने से रोका जाए, और इस बात को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कोई व्यक्ति समझता है तो वो है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनसे एक बार पूछा गया था कि जब गुजरात में हिंसा हुई थी तो आपको अफसोस है बतौर मुख्यमंत्री, आप क्या नहीं कर पाए? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मीडिया मैनेज करने में नाकाम रहा, और बिल्कुल ये बात को समझ रहे थे। 2014 में जब चुनाव हो रहा था तो हमारे संपादक रहे स्टार न्यूज में, एबीपी जो बाद में हुआ, शाजी जमा, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया, तो मीडिया के बारे में कोई बात हुई तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर मीडिया डर जाए तो वो मीडिया कहलाने लायक नहीं है, वो लोकतंत्र के लिए घातक है। और मेरी निगाह में पूरे इतिहास में यही वो सच बात उन्होंने कही थी, और चूंकि इस बात पर उन्हें यकीन है कि लोकतंत्र के लिए मीडिया जरूरी है और वो लोकतंत्र पर यकीन नहीं करते हैं, इसलिए मीडिया का नाश करना, उसकी हत्या करना उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसीलिए उन्होंने इस देश के जितने भी बड़े मीडिया संस्थान थे, वो पहले भी व्यापारी थे, आज भी व्यापारी है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि पहले वो सरकार के खिलाफ बोलते थे तो उन्हें यह डर नहीं था कि उनके विज्ञापन रुक जाएंगे या उन पर कोई कार्रवाई होगी। अब ये डर है कि अगर कुछ बोला तो कार्रवाई होगी, आपके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। और इसलिए जो सिर्फ व्यापारी थे उन्होंने सबसे पहले दंडवत किया, पत्रकारों ने दंडवत नहीं किया, उनके मालिकों ने दंडवत किया। तो जब मालिक दंडवत कर गए तो उसके बाद आप जैसे लोग, तमाम लोग सड़कों पर आ गए, सोशल मीडिया का आपको एक सहारा मिला और आपने सोचा कि नहीं, सच्चाई बताना जरूरी है। क्योंकि जैसे शरीर में आपके हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो आप कमजोर हो जाएंगे, आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा और आप बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे। वैसे ही अगर लोकतंत्र में सूचनाओं का निष्पक्ष प्रवाह नहीं होगा तो आपके लोकतंत्र में भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, लोकतंत्र का शरीर, प्रतिरक्षा तंत्र उसका कमजोर हो जाएगा। इसलिए जरूरत है सूचना के मुक्त प्रवाह की, इसलिए जरूरत है, इसलिए निष्पक्ष जानकारी की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र उसके लिए मजबूत करने के लिए जरूरी है। लेकिन लोकतंत्र को खत्म करने का एक प्रोजेक्ट है। आज ये भारत का सारा मीडिया विश्व गुरु का बजा रहा है बाजा। हकीकत क्या है? वी डैम, जो वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसीज, जो स्वीडन की कंपनी है, जो आपको लगातार आपका देती है कि आप कहां पर खड़े हैं, वो कह रही है कि भारत में जो डेमोक्रेसी है वो एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की ओर बदल गई। आप 107वें नंबर पर हैं, आपका मीडिया 151वें नंबर पे है। आप कैसे विश्व गुरु बन सकते हैं? अगर लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात कहने का हक ही नहीं है, सच्चाई दिखाने का हक ही नहीं है, तो आप कहां से लोकतंत्र में आगे बढ़ सकते हैं? लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो शायद इस सबसे अलग है। सब हम लोग जानते हैं जिस कष्ट में, अब किया क्या जाए। मुझे पूरा यकीन है कि ये जितने भी माध्यम हैं जिन पर हम भरोसा कर रहे हैं, जाहिर है हम दूसरों के पर भरोसा कर रहे हैं, हम भरोसा कर रहे हैं यूट्यूब पर, एक्स पर, फेसबुक पर, वो भारत के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल जवाबदेह और जिम्मेदार नहीं है। उन्हें लगेगा कि दिक्कत है, तुरंत वो डाउन कर देंगे। उन्हें रील्स पर, चुटकुलों पर, नाच गाने पर, इसमें ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा धंधा मिलता है, और इसलिए वो सरकार से लड़ेंगे नहीं। हमारी समस्या यह है कि हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उस पर दुनिया भर का जो कॉरपोरेट है उसका कब्जा है, वो हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक मशीन है, वो भी हमें वहीं से मिली है, जैसे आप ये मोबाइल कह रहे हैं। अगर सचमुच लोकतंत्र होता तो ये बहुत अच्छी बात होती कि हर व्यक्ति पत्रकार हो रहा है, लेकिन नियंत्रित करना उनके हाथ में है। और इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट
आपको पता होगा नोम चॉम्स्की का जो सिद्धांत है कि किसी के बारे में आप जबरदस्ती आप उसको अपने पीछे नहीं रख सकते, तो आप उसके एक कंसेंट पैदा करिए, सहमति निर्माण करिए कि मोदी जी अरे बचपन में मगरमच्छ से खेलते थे। ये कहानियां अचानक कहां से आ गई? हमें बताया गया ना इस तरह की तमाम कहानी की 56 इंची सीना है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो महामानव है, ये तो सीधे अवतारी पुरुष है। इस पर कोई सवाल 2014 के पहले कोई नेता ऐसी बात करता तो उस पर रात दिन चुटकुले तो बनते ही, व्यंग तो होता ही। मुझे मतलब लोग मजाक उड़ाते। मैंने पिछले दिनों एक पुराना वीडियो देखा, सोनी टीवी पे शायद कपिल शर्मा शो ही रहा, जहां पर रघुवीर यादव गाना गा रहे थे कि सखी सैया तो बहुते कमात है, महंगाई डायन मार जात है। ये सोनी टीवी पर चल रहा था, जो मनोरंजन के लिए था। ये उस दौर में हम लोग आए थे क्योंकि उस समय की सरकारें ये मानती थी कि हक है। पंडित नेहरू ने इस देश में लोकतंत्र की नींव रखने से पहले 1938 में मॉडर्न रिव्यू में जब वो तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए कांग्रेस के, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कौटिल्य के नाम से, और उसमें कहा कि ये नेहरू तानाशाह हो सकता है, इस पर नजर रखो, ये तीसरी बार बना है। यानी तानाशाही इस देश में संभव ना हो, इसके खिलाफ इस देश में जो लोकतंत्र के लड़ाई लड़ने वाले, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले थे, वो पहले दिन से सजग थे। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो बात यह है, जुनून फिल्म याद आती है जिसमें नसीरुद्दीन शाह बहुत दुखी होकर कहते हैं, जावेद भाई हम दिल्ली हार गए। तो हे पत्रकारों, आप पत्रकारिता की लड़ाई हार चुके हो। अब सवाल है हो क्या? आप इसलिए हार चुके हो कि इस देश में लोकतंत्र की लड़ाई कमजोर पड़ गई है। पत्रकारिता आप तभी कर सकते हैं जब लोकतंत्र होगा, और इस देश की सत्ता ने तय कर लिया है कि उसे एक आदेश पालक समाज चाहिए, यानी जहां पर अगर आप जरा सा भी उसके खिलाफ बोले तो सीधे सीधे आपको देशद्रोही कह के यूएपीए के तहत जेल में डाल दिया जाए, आप पर कोई भी आरोप लगाकर जेल में डाल दिया जाए। संजय भाई हो आए। तो आप सोचिए कि अब ये लड़ाई, जब हम विपक्ष की बात कहते हैं, विपक्ष के परिसर में केवल राजनीतिक दल नहीं होते। विपक्ष के परिसर में यानी जो इस देश की सत्ता पर अंकुश लगाने की शक्तियां हैं, चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं, न्यायपालिका हो, चाहे वो विपक्षी दल हो, और चाहे वो मीडिया हो। तो जो चौथे खंभे की लड़ाई थी, अब वो चौथे खंभे की लड़ाई नहीं, अब वो इस देश के एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बने। यानी जब तक आप लोकतंत्र को रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अपनी पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब क्या हो, अब इसलिए सिर्फ मैं बहुत गंभीरता से बात कहना चाहता हूं। पत्रकारों को बड़ी आसानी से कह दिया जाता है, संजय भाई, बड़ी आसानी से पत्रकारों को कह दिया जाता है कि इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, इनका सरकारों से कोई लेना देना। लेकिन जब देश की संप्रभुता गुलामी का खतरा हो जाए, जब इस देश की संप्रभुता गिरवी हो जाए, जब इस देश की आजादी पर खतरा हो जाए, लोकतंत्र पर खतरा हो जाए, तो हमें ये सीमा रेखा लांघनी होगी। हमारे सबसे बड़े आदर्श गणेश शंकर विद्यार्थी क्या थे? प्रताप अखबार कानपुर में चलाते थे, गांधी जी के भी प्रिय थे और भगत सिंह उनके यहां काम करते थे। वो निष्पक्ष नहीं थे, वो उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष के अगुआ सिपाही थे। और 1930 में जब नमक आंदोलन चला तो कांग्रेस के यूपी या संयुक्त प्रांत उस समय था, उसके डिक्टेटर थे, यानी अध्यक्ष थे। मेरा यह कहना है कि अब पत्रकारों, आपको ये गांठ बांध लेनी चाहिए, जितना भी आपके पास संभावना हो, इस सरकार को उखाड़ फेंके बिना अब इस देश में पत्रकारिता नहीं हो सकती। ये बहुत आपको हो सकता है, बहुत पत्रकार इस बात को सुन के उन्हें बुरा लगे, लेकिन कर लीजिए पत्रकारिता। नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सरकार ने तय कर लिया है कि नमक और रोटी खा रहे हैं, ये खबर भी अगर जो मध्याह्न भोजन की खबर दिखाओगे तो जेल जाओगे, जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ मिर्जापुर में, और उस नौजवान की बाद में जान चली गई। हो सकता है वो इलाज न करा पाया। किन तनावों में नौजवान काम कर रहे हैं। पवन जायसवाल, उसने यही बताया था कि नमक और रोटी दी जा रही है और मध्याह्न भोजन में घोटाला हो रहा है। ये जो हिंदू हृदय सम्राट अपने को बोलते हैं, पवन जायसवाल भी हिंदू ही था ना, उसके पिता भी हिंदू थे, मां भी हिंदू थी, उसके बच्चे भी हिंदू ही हैं, अनाथ हो गए। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पत्रकारिता कर पा रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं है, आपको लग रहा है तो आपको मुबारक। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पत्रकारिता नहीं हो पा रही है, पत्रकारिता की तमाम संभावनाओं का नाश कर दिया गया है, तो अब हमें विपक्ष के साथ
मूल्य आधारित एकता बनानी होगी और खुद को मानना होगा कि हम विपक्ष के परिसर के एक हिस्से हैं। इस देश में लोकतंत्र की लड़ाई में हमें शामिल होना होगा। है नहीं शमशीर अपने हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे कातिलों के सर कलम। बहुत बहुत धन्यवाद।